बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है। जुमे की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें तमाम देखने वालों को मुबारक हो। मेरी तरफ़ से सिटी एट 10 की टीम की जानिब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं, एक अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या अच्छा पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है, किन लोगों को दुनिया से जाते हुए गम होता है, आखिरत की तरफ जाते हुए वहशत महसूस होती है और किन को नहीं होती। मदीना मुनव्वरा के एक बादशाह ने, एक ताबी थे ग़ालिबन अबू हासिम रहमहुल्लाह ताला, उनके पास आए, कहने लगे एक मरज़ लेके आया हूँ, उसका इलाज आप मुझे बता दीजिए। मरज़ ये है कि हमें आखिरत के बारे में वहशत महसूस होती है, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है। अबू हासिम रहमहुल्लाह ताला ने उस बादशाह से फ़रमाया, इस वहशत की वजह ये है, हमने सारी मेहनत इस दुनिया की खातिर, इसी को आबाद करने की खातिर लगा दी है और आखिरत को वीरान कर दिया है, इसलिए हमें आखिरत में जाते हुए वहशत महसूस होती है। काश कि हम आखिरत के लिए सामान तैयार कर लें और ये हमारा यकीन हो जाए कि एक दिन हमने अपने अल्लाह को मिलने के लिए जाना है, ये आखिरत की सारी वहशत ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का शौक़ रखता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात का शौक़ रखते हैं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज आज के दिन के हवाले से भी कि हम दुनिया की दुनियावी चीज़ों में इतना मगन हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमें एक दिन इस दुनिया जो आर्जी ज़िंदगी है, इसको हमें छोड़कर जो मुकम्मल एक ज़िंदगी है उसकी तरफ हमें जाना है और आखिरत के लिए सामान जमा करना है। तो हम इस दुनिया में इसीलिए लाए गए हैं, एक इम्तहान है और ये इम्तहान में हम किस तरह पास होते हैं इसका फ़ैसला आखिरत में ही होगा। तो अपनी जो एक आखिरत की ज़िंदगी है उसके लिए सामान ज़रूर जमा कीजिए। और चलते हैं अब अपने टॉप स्टोरीज़ की जानिब, जानते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। अधूरे और नामुकम्मल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये लीटर, मार्केट में 140 रुपये फ़रोख्त। मिल्क रिटेल्स एसोसिएशन का नए हुकूमती नर्ख पर दूध बेचने से साफ इनकार। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज एहतजाज अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में होने वाली 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे। जी, जो आपने देखी टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असफ़हानी साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। कराची वालों के लिए फ़ाइनली खुशी की खबर है। एक तवील अरसे के बाद जो है वो ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है कि आज कहा जा रहा है कि कराची आएंगे और ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। ये जो बसें हैं वो 15 रोज़ ट्रायल पर चलेंगी और फिर 25 दिसंबर से जो आवाम है वो इसमें सफ़र कर सकेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी ग्रीन लाइन बस में सफ़र किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की। उनका कहना था कि 13 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस सर्विस नहीं दी और इस हवाले से एहसन इकबाल भी उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की उनकी मिसाल थी। कल हमने देखा कि उन्होंने मिसाल एक अलामती जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया और उनका कहना था कि ये जो मंसूबा था वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में शुरू हुआ, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इसीलिए वो एक अलामती इफ्तिताह करने कराची पहुँचे। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, एक अच्छी खबर आई है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और एक तवील अरसे से कराची वालों को इंतज़ार था ग्रीन लाइन बस सर्विस का। फाइनली आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी वैसे तो बहुत अच्छी खबर है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसमें वही जिस तरह आपने असद उमर की बात की या कि सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। बसों के सिलसिले में हमने आखिरी बार अगर कराची में कोई बसें चलती हुई देखी सरकारी तो वो KCT की बसें थी जो एक बड़ी लाल कलर की हुआ करती थी, कभी वाइट कलर की हुआ करती थी। उससे पहले 60s 70s में 50s में ट्राम चला करती थी, लेकिन उस वक्त कराची की आबादी थी इतनी लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं था। लेकिन जब सिंध हुकूमत ने या वफाक ने कराची पे अवामी ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी तो फिर प्राइवेट गाड़ी आ गई सामने। उसके बाद 80s 90s के बाद प्राइवेट कार जब ये बैंक से लोन्स वगैरह मिलने लगे तो लोगों के पास फिर अपनी जो कन्वेंस है वो भी आ गई, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं है लोगों को सफ़र की सहूलत में बहुत तकलीफ़ होती है तो फिर लोग अपनी प्राइवेट कार में सफ़र करते हैं। लेकिन ये मंसूबा भी कोई बहुत ठीक है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। 2016 में इसका इफ्तिताह हुआ था, 2018 दिसंबर में इसको कंप्लीट करना था। 3 साल की ताख़ीर के बाद हुआ, लेकिन ये जब बन रहा था आपको अंदाज़ा होगा कि कराची वाले इसकी तामीर में भी बड़ी मुश्किलात का सामना को करना पड़ा। धूल मिट्टी का एक तूफ़ान था। ये बना भी खैर जिस ट्रैक पे है वो एक अलग बहस है जिसकी वजह से नाले वाले बंद हो गए हैं और कराची डूब जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इशूज़ हैं। ठीक है, अच्छी बात है, काम हो रहा है। देखें जितने भी ऑफिस हैं ज़्यादातर लोगों की जो जॉब करते हैं वो या तो सदर में हैं या वो टावर के पास हैं या वो MA जिन्ना रोड में नुमाइश के बाद पढ़ते हैं। ये जो ग्रीन लाइन सर्विस है ये नुमाइश पे आके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉर्थ कराची से, न्यू कराची से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से, सखी हसन से, पहला फेज जो है जो सुरजानी से नुमाइश तक चलेगा वो नुमाइश पर आके खत्म हो जाता है। अगर फर्ज करें किसी को अगर सदर जाना है तो इसका मतलब है वो नुमाइश पे आके अपना सफ़र ख़त्म करे, वहाँ से फिर एक और बस ले और उसी पुरानी बस में धक्के खाते हुए वो जाए वहाँ पे। और फिर एक आप अच्छी चीज़ में बैठने के बाद फिर आपका दिल भी नहीं करता। जी, और देखें बात ये है कि इसका किराया भी तमाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इस वक्त जो ग्रीन लाइन का सबसे ज़्यादा किराया है वो है 50 रुपये। अच्छा, कह रहे हैं 15 रुपए से 55 रुपए तक, यानी 50 पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा 50 रुपीज़ आखिरी किराया है, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, पेशावर। लेकिन वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, 15 रुपए से स्टार्ट होगा। जी, कम से कम किराया। जैसे अगर आप बस में बैठते हैं, आपने कहा जी मुझे एक स्टॉप पे तो 15 रुपए लगेगा, आगे जाएंगे तो 20-25। लेकिन मैक्सिमम किराया भी सबसे ज़्यादा है और सफ़र भी ये कंप्लीट नहीं है। उसकी वजह ये कि मैं नहीं समझता कि अगर कोई नॉर्थ कराची से बैठा होगा तो वो नुमाइश में सुबह 9 बजे उतरेगा, उसके कोई रिश्तेदार का घर नहीं है, उसे तो जॉब पे जाना है, तो अक्सरियत जो है वो नुमाइश से आगे ही जाएगी। लेकिन बहुत कम लोगों के ऑफिस होंगे गोलीमार में, लजवेला पे, इससे पहले नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ बहुत कम लोगों के, ज़्यादातर जो दफातर होते हैं लोगों के जाते हैं वो नुमाइश के बाद ही पड़ते हैं। लेकिन ये तो अधूरा मंसूबा है पहली बार। फिर किराया सबसे ज़्यादा है, यानी वो पहले 55 रुपये 50 रुपये यहाँ तक आने के देगा, फिर उसके बाद 20-30 रुपये वो मजीद आगे जाने का देगा, क्योंकि जो कोचेज़ हैं, बसेस हैं, 100 रुपये में अगर एक बंदा रोज सफर करेगा, जाने का है, ये वापसी का नहीं है, तो क्या वो बाइक पे सफर ना करे? यानी आवाम के लिए तो ये सर्विस बहुत ही बुरी है। लेकिन खैर चलें, जितने लोगों ख़वातीन हो गए या वो लोग जिनको दफातर नहीं जाना, किसी काम से जाना, या जिनके दफातर पहले पढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, उनके लिए नुमाइश से पहले जिनके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फिर भी बेहतर है। अच्छा असवानी साहब, वाजिद असवानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं, स्टेशन ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके, तो ये अभी एक फेज़ में चलेगी, जो बाकी फेजेज़ हैं उस पर काम होना बाकी है?
देखिए ये नुमाइश से लेके सरजानी तक ये सरजानी ये तो तकरीबन कंप्लीट है, और अगर इसमें थोड़ा बहुत 19-20 होगा, ये 25 दिसंबर से ये जो अभी चला रहे हैं 15 दिन के लिए, वो टेस्ट जो ट्रांसमिशन जो सर्विस है वो इसीलिए है कि अगर कोई मुश्किलात होती हैं कोई ट्रैक में, कोई पटरी में या उसके कुछ आने जाने में, तो वो दूर कर ली जाए और फिर 25 दिसंबर से आवाम इस पर सफ़र करें। और जहाँ तक ये रह गया इसमें नून लीग का और पीपल्स पार्टी का या इसमें PTI का झगड़ा, देखें आप जो बेसिक चीज़ है आप उस पर काम करें। आप बताएं कि इतने साल बाद क्यों नहीं ये बस सर्विस शुरू की गई। दावे सारे करते रहे सिंध गवर्नमेंट वहाँ हम काम करेंगे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन कराची के अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। और आज भी देख लें कि जो बातें की जा रही हैं वो इफ्तिताबी की जा रही हैं, ये कह कि जी ये फलाने और सबका मकसद ये है कि जो है हम इसका जो है वो क्रेडिट ले। किसी ने ये नहीं कहा इन तमाम बयानों को उठा देख लें कि किराया ज़्यादा है, आवाम की जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। बस सिर्फ सियासी बयानबाजी, अपने फ़ायदे की चीज़ें, आवाम का आज भी कोई जिक्र नहीं है, पुरसाने हाल नहीं। अच्छा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कड़ी तनकीद की कि सिंध हुकूमत पे कि 13 सालों में उन्होंने कोई कराची को बस नहीं दी, कोई बस सर्विस नहीं दी, और ये भी जो ग्रीन लाइन बस सर्विस की जो बुनियाद रखी, जो वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में रखी गई। तो क्या कहेंगे, सही तनकीद की जा रही है सिंध हुकूमत? देखें, अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से की जाए, कराची की बहाली के हवाले से बात की जाए, उसके लिहाज से तो कोई भी तनकीद करेगा वो सिंध गवर्नमेंट पे 13 साल पे बनती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि काम इतना नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से देखें, सारे शहरी अमूमन जो होते हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो उनको सड़कों की सूरत हाल, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये तनकीद एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि 3 साल में वफाक ने क्या किया कराची के लिए। जो बड़े बड़े दावे थे कि हम इतना बजट देंगे, इतना कराची की बहाली के लिए काम करेंगे, कराची की तरक्की के लिए, वो आगे से ये भी तो जवाब देना कि वफाक ने इसके अलावा क्या किया। किसी और के इफ्तिताह पे अपनी तख्ती लगाना कोई कमाल की बात नहीं है। ये अगर PTI की हुकूमत नहीं होती, नून लीग की होती या फेडरल में पीपल्स पार्टी की होती, वो भी इतनी अरसे में कर लेती। वाजिद साहब, ऐसा ही होता है ना, एक मंसूबा का इफ्तिताह होता है तो फ़ौरन से कंप्लीट तो नहीं होता, कई साल लगते हैं, तब तक हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। जो आने वाली हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मंसूबे को वो आगे लेकर चले। जी, लेकिन जुलाई में ये इनकी हुकूमत आ गई थी, 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन जीत के। ये कंप्लीट होना था दिसंबर 2018 में। 6 महीने इनके पास थे। अगर ये कराची से इनको वोट मिले 20-21 महीने इनके पास है, उसके बाद भी 3.5 साल बाद आपने उनके इलेक्शन जीतने के बाद जब जाके तो कोई कमाल नहीं किया आपने। यानी कराची वाले वो 3.5 साल तकलीफें उठाते रहे। और अब भी जो आपने बताया कि एक फ़ेज़ बहाल हुआ है, बाकी स्टेशन अभी जो बस सर्विस का जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है। तो इतना डिले के बाद भी एक ही फ़ेज़ बहाल किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल सीधे सीधे यही है कि कराची की बात है, कराची के लिए कोई काम करना नहीं चाहता। कराची से सब सोने की चिड़िया समझ के इसको लूटते हैं, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे कोई भी हो। तो कोई कराची से इस वक्त संजीदा नहीं है, सिर्फ लूटो टेप फूटो वाली बात चल रही है। बड़े ही अफसोस के बाद। खैर, चलते हैं अपनी अगली खबर की जाने। बात करेंगे दूध की कीमतों के हवाले से कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो दूध की कीमत मुकर्रर वो 120 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि दूध फरोशों ने कहा है कि हम 140 रुपये फ़ी लीटर से कम में नहीं बेचेंगे। इस हवाले से बात करते हैं। हमेशा ही जो कराची में रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं होती, चाहे वो दूध हो, सब्जियाँ हों, फल हों या फिर अशिया ज़रूरिया की जो दूसरी कीमतें हैं। अब इस हवाले से बात करते हैं कि मिल रिटेल एसोसिएशन ने जो नए नर्क हैं, हुकूमती नर्क, उस पर दूध बेचने से साफ इनकार कर दिया है। जी वाजिद साहब, हमेशा हम देखते हैं कि दूध की जो कीमत मुकर्रर की जाती है, जो रेट लिस्ट आती है कमिश्नर कराची, उस कीमत पे कोई चीज़ नहीं बिक्री होती, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो फल हों। तो ये बड़ा मालिकान जो है इनका कहना है कि भाई हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही पूरी नहीं हो रही, तो हम नुकसान नहीं करा सकते। ये बात वैलिड है इनकी, या ये एक माफिया बन गए हैं? देखिए, माफिया तो है और ये सब एक ही पेज पे हैं, चाहे वो डेयरी फार्म हो, चाहे वो डेयरी मिल्क वाले हों, चाहे जो भी हो ना, बाड़े वाले हों, जो भी हों, यानी कि एसोसिएशन हो फार्मर्स की, ये सब एक ही पेज पर हैं। मकसद इनका ज़ाहिर है कमाई का है, और वो गलत भी नहीं है अगर कोई काम कर रहा है शहर में और कोई चीज़ अपनी सहूलियात फ्राहम कर रहा है तो उसके लिए वो पैसा कमाना चाहता है। अच्छा, ये जो सिंध हाई कोर्ट में 2007 से इनका केस चल रहा है कि मैकेनिज्म के तहत जो है दूध की कीमतें बढ़ाई जाएँ, उस पर 14 साल से कोई अमल नहीं हुआ। इनका एहतजाज एक हद तक ठीक है, और ज़ाहिर है जब अगर आप डिब्बे वाला पैक जो है जो दूध है वो 165 रुपये, 170 रुपये, 160 रुपये किलो बिक रहा है, तो 120 इनको कम लगेगा। ये चाह रहे हैं कि 140 की जाए।
अब 120 और 140 का गेम है, लेकिन बात यह है कि इसमें पिसी की आवाम ही है। अगर ये 120 सरकार ने मुकर्रर कर दिया है और 120 पे नहीं फ़रोख्त हो रहा तो इसका नुकसान होगा आवाम को। अगर 140 पे ले जाते हैं और उसके बाद भी आवाम को 20 रुपये मजीद, ये देखें 100 रुपये था अब से कुछ दिनों पहले, ये खींचतान के 120 तक लिया है। ये इसी तरह ही करते रहेंगे। देखें इससे फ़ायदा सिर्फ सीट को होगा, फ़ायदा सिर्फ एसोसिएशंस को होगा, फ़ायदा सिर्फ ताजर को होगा, आवाम का हर हाल में नुकसान ही है। छुरी चाहे खरबूजे पे करे या खरबूजा छुरी पे, नुकसान खरबूजे पे ही होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, कहीं मत रही सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असवानी साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। और हम दूध की जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत मुकर्रर की थी 120 रुपये, उस कीमत को जो डेयरी फार्म्स एसोसिएशन वाले हैं, जो मालिकान हैं, दूध फरोश हैं, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। वाजिद साहब, हमेशा ही यही होता है कि अगर बात की जाए ये दूध फरोशों की या डेयरी फार्म्स एसोसिएशन वालों की, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जो सरकारी नर्ख हैं वो गलत हैं, उसका तयन सही नहीं किया, हक़ाइक़ पर मबनी नहीं था। तो क्या हक़ाइक़ हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं वो? लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, उनके ट्रांसपोर्ट में अखराजात बढ़ गए हैं। पहले जब ये दूध सप्लाई करते हैं जिन ट्रांसपोर्ट पे, उस पर डीजल और पेट्रोल जो है, फ्यूल जो है वो अब महंगा हो गया है। 140 150 पे चला गया। लेकिन दूध की कीमत भी तो बढ़ी है ना, 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपये हो गई है। हाँ तो देखें, शक्कर की जैसे कीमत बढ़ गई है, 110 पे चली गई है, बस हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो ये भी चाहते हैं कि इनकी कीमत भी, अब ज़ाहिर है ये इनका मुतालबा 140 अगर ज़्यादा है, ये चाहेंगे कि 130 के करीब आके बातचीत इस तरह से बन जाए कि थोड़ा बहुत इनको भी प्रॉफिट हो। लेकिन अभी भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है अंधी मची हुई होती है कि जिसका दिल चाहता है वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट ले। आप देखिए असल में महंगाई ये भी है दूध की। जो दूध है वो डेली के इस्तेमाल में है, और हर गरीब आदमी चाहे वो जिसके घर में छोटे बच्चे हो या ना हो, चाय भी बनती है, बच्चे दूध भी पीते हैं। लेकिन जहाँ कंट्रोल मज़ीद करनी चाहिए, वहाँ से हुकूमत भी इसमें शामिल है, वफाक भी शामिल है। जो छोटे ताजिर हैं, जैसे ठेले वाले हैं, चाहे वो छोटे छोटे परचून की दुकान वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल अंधी मचाई हुई चीज़ों की फ़रोख्त पे। वहाँ कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगती, वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चाय की पत्ती अगर एक जगह 30 रुपये की छोटा डिब्बा मिल रहा है, तो वही चाय की पत्ती दूसरी दुकान में 35 रुपये की मिल रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची के हर इलाके में चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, मुर्गी हो, गोश्त, सबकी कीमतें अलग हैं। हाँ देखिए, उसमें इलाका वाइज भी होता है। एक होता है मिडिल इलाका, एक होता है लोअर, एक होता है हाई। वो महंगाई समझ में आती है कि अगर डिफेंस में कोई लेकिन वाजिद साहब क्यों वो समझ आती है वहाँ, मतलब उसकी वजह है कि क्वालिटी का फ़र्क होता है। डिफेंस में फल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, तो उसकी जो सब्जी मंडी से लिया जाता है वो महंगा फल होगा। जबकि जो लोअर इलाके हैं, चाहे वो करंगी हो, औरंगी हो, वहाँ भी सब्जी मंडी है, वहाँ भी उसके दर्जे अलग होते हैं, अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा, उसके अलग अलग होते हैं। वो समझ में आता है। लेकिन अगर लियाकताबाद में ही एक जगह 100 रुपये किलो सेब मिल रहे हैं और दूसरी जगह वही सेब 130 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो ये ज्यादती है जो कर रहा है। यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सही, वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, और जब कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट मुकर्रर की जाती है किसी भी चीज़ की, तो उनको ये ज़रूर उनको ये करना चाहिए कि वो इसी रेट में फ़रोख्त भी हो। इसको इंश्योर ज़रूर करना चाहिए, जो कि नहीं होता। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नाजायज़ मुनाफाखोरी हम देखते हैं हर जगह पर हो रही है। तो इस हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। चलते हैं अपनी अगली खबर पर। आपको बताएंगे कि आज पीपल्स पार्टी शहर में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी, और ये एहतजाज एम्प्रेस मार्केट पर किया जाएगा। लिहाजा वो लोग जो कि एम्प्रेस मार्केट से जिनका आना जाना है, वो इसके लिए मुताबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाज करेगी, उनका मुतालबा होगा कि आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाया जाए और मुल्क में बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। शहर में गैस, महंगाई, बेरोज़गारी का बहरान है, और इसी हवाले से आज ये जो है मुज़ाहरा किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने कराची में एहतजाज किया, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं,
अगर वाकई उनका मकसद महंगाई को रोकना होता या महंगाई को कम करना होता तो वो हुकूमत से बैठ के टेबल टॉक करें, कोई डिस्कशन करें, कोई बातचीत करें और जहाँ जहाँ लगता है कि जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, कुछ ऐसे इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं, अपनाएं, उनको बताएं कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो ये क्यों नहीं करते? एहतजाज करना इसका हल है, आपको लगता है? देखिए, ये सब 80s 90s तक हमने देखा है। जब किसी अहम इशू पे कोई अपोजिशन प्रोटेस्ट करती थी, स्ट्राइक करती थी, शहर बंद हुआ करता था। हाँ। और सड़कें ब्लॉक हुआ करती थी, धरने दिए जाते थे, उसके बाद फिर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होती थी और फिर कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर वो चीज़ या तो वापस ले ली जाती थी या उसमें कुछ कमी पीछे की बात, तरमीम के बाद अपोजिशन की कुछ बात रख के वो चीज़ पर नाफिजुल अमल हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह ये कि अब तरजीहात बदल गई हैं। देखिए, सिंध हुकूमत अगर बात कर रही है महंगाई के ख़िलाफ़, तो मैं भी, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि अगर सिंध हुकूमत चाहे ये कराची में या शहर की सिंध के दीगर शहरों में महंगाई खुद भी कंट्रोल कर सकती है। अगर उसकी प्राइस कंट्रोल कमेटी हर महीना बैठ के तनख्वाह ले रही है, उसके करंदे पैसे ले रहे हैं, उसके कारकुन पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल करके शहरियों को किसी मामले में कुछ तो सुकून फराहम कर सकते हैं। यहाँ पे वो काम नहीं करे। अच्छा, आज मुजाहरे करने का इनका मकसद सीधे सीधा ये है। 4 दिन पहले आपने क्या इसके बारे में सुना था कि पीपल्स पार्टी जुम्मे को रोज एहतजाज करेगी? इसलिए कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। तो आज वज़ीर आज़म की आमद के वक्त शहर को डिस्टर्ब करने के लिए कि जी वफाक जो है वो ये काम कर रहा है, इतनी तंगी है, परेशानी है मीडिया की। सबके बड़े अफसोस के साथ देखते हैं हम कि सबके अपने अपने मफादात हैं, कोई आवाम का कोई नहीं सोचता। और सिंध हुकूमत की खास तौर पे बात की जाए जो वफाक पे तनकीद कर रही है, तो सिंध में इनकी 13 साल हुकूमत रही, कौन सी इन्होंने महंगाई कम कर दी और रोटी कपड़ा मकान के लिए सिंध के जो लोग हैं वो तरस रहे हैं और सिंध बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, बिजली हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, 13 साल से जो हुकूमत है ये बात कर रहे हैं कि रोज़गार के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये बताएं, सिंध हुकूमत ने यहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार दिया है? लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। कराची के अवाम को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हैदराबाद के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो अब बात यह है कि आप रोज़गार के खिलाफ और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पहले आप अपना तो एहतसाब करें कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो ये तो बस वही वाली बात है कि एक दूसरे का मलबा दूसरे पर डालने वाली बात है। अब इमरान खान साहब आ रहे हैं, वज़ीर साहब आ रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में मीडिया की जो है वो कैमरेज जो हैं वो डाइवर्ट करने के लिए कि हम यहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोग यहाँ भी दिखाएंगे, सारी तवज्जो इमरान खान पे ना हो, वज़ीर आज़म पे ना हो। तो ये सिर्फ इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये संजीदा है उस इशू पे कि आवाम को महंगाई के ख़िलाफ़ हमने निजात दिलानी है या हमने रोज़गार देना है, तो पहले अपने आप से शुरू करें ये काम। और बिल्कुल उनको अपने गिरबान में ज़रूर झांकना चाहिए। लेकिन ये जो महंगाई का मसला है वाजिद साहब, ये कहीं आपको लगता है कि इसमें कोई कहीं ये रुकेगा जाकर? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर देखें कहाँ पर पहुँच गया, 176 रुपये, 80 हो गया है। रोज़ ही इसकी कीमतें बढ़ती रहती हैं और हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो फिर किस तरह गुजारा होगा? क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, लोग ख़ुदकुशियाँ तक पे उतर आए हैं। देखिए, महंगाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बढ़ जाती है तो कम नहीं होती है। तो मज़ीद बढ़ेगी या फिर कुछ कंट्रोल हो सकेगा? मिसाल के तौर पर शक्कर की कीमत बढ़ गई थी, 134 पे चली गई थी, तो बड़ी मुश्किल से 110 पर आई है। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है। और इसका ये मतलब नहीं कि शक्कर आगे जाके नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है वो वक्ती तौर पर तो वापस आ जाती है, लेकिन फिर आप देखते हैं टमाटर, भिंडी, बैगन वही पुरानी कीमतों में दस्तयाब होते हैं। फ्रूट महंगे हमारे आम दिनों में मिलते हैं, रमज़ानों में फिर वो एकदम पीक पे चले जाते हैं। तो महंगाई तो कम होती नहीं है। फ्यूल जब तक कम नहीं होगा, डॉलर जब तक कम नहीं होगा, आपकी महंगाई वही बढ़ती रहेगी। सही। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बात करेंगे यंग डॉक्टर्स के हवाले। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो एक बार फिर एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज का तीसरा रोज़ है। ओपीडीज़ उन्होंने बंद कर दी हैं और ओपीडीज़ की बंदिश से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो ऑपरेशन भी मुअत्तल कर सकते हैं। उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी। आए दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा होता है, पैरामेडिकल की जानिब से एहतजाज किया जा रहा होता है। अभी कुछ दिनों पहले नर्सेज़ जो थी वो एहतजाज पर आ गए थे कि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। तो इस हवाले से बात करते हैं कि बार बार यंग डॉक्टर्स क्यों एहतजाज करते हैं। मेरे ख़्याल से अगर कराची में एहतजाज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एहतजाज जो है वो यंग डॉक्टर्स की जानिब से किया जाता है। जी वाजिद साहब, क्या इनके मुतालबात हैं जो पूरे नहीं होते, उसके बाद ये ओपीडीज़ बंद कर देते हैं? ओपीडीज़ बंद करने का मतलब है
कई मरीज़ सफ़र करते हैं उससे, और अब ऑपरेशन थिएटर भी बंद करने का इन्होंने जो है वो धमकी दे दी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि यंग डॉक्टर्स का जो मुतालबात थे वो काफ़ी अरसे से, जब कोविड आया था तो कोविड में जिन डॉक्टर्स ने, जिन पैरामेडिकल स्टाफ ने ड्यूटी अंजाम दी थी, पैरामेडिकल का भी मुतालबा था, डॉक्टर्स का भी मुतालबा था कि जिन्होंने इतने क्रूशल मौके पे आवाम की खिदमत की, ठीक है उनके पैसे मिल रहे थे, लेकिन उनको रेगुलाइज किया जाए। वो मुतालबा ज़ाहिर है गुज़िश्ता साल का तकरीबन 2 साल होने को आए, वो मुतालबा पूरा नहीं किया। हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है अलाउंसेस में, तनख्वाहों में इजाफा, जो रिस्क अलाउंस है उसमें इजाफा, इस तरह के उनके जो जायज़ मुतालबात थे। लेकिन वाजिद साहब, अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो नर्सेज थी, उनका ये कहना था कि हम कोविड की जो संगीन सूरत हाल में थे, हम फ्रंट लाइन पे मौजूद थे, तो हमें अब प्रमोशन दी जाए, दूसरा परमानेंट किया जाए। तो हमने बात की इस हवाले से, जो वज़ीर सेहत सिंध हैं उनका भी कहना था कि एक चीज़ लॉ में नहीं है, एक टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद हम आपको परमानेंट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट अगर नहीं पास किया हुआ, वो मतलब एकेडमिक उन्होंने पूरे नहीं किए हुए, तो वो हम नहीं कर सकते। तो उनका बात भी तो ठीक है ना, ये बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन जिनकी तनख्वाहें बढ़ने का वक्त आ गया है, हाँ। मैं प्रमोशंस की बात नहीं कर रहा, उनकी तो तनख्वाहें बढ़ाए ना। अच्छा देखें, जिनकी प्रमोशंस हो रही हैं, अब मैं ये वाईडी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंध में गुज़िश्ता 11 साल में सिर्फ 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रमोशंस हुई है, ग्रेड बढ़े हैं, जबकि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, खुद जिना अस्पताल में 100 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं। 3 डॉक्टर थे जिनमें सीमी जमाली थी, उनके हस्बैंड तो, और एक और कोई डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। सिर्फ 3 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनकी प्रमोशंस में इजाफा हुआ है, जबकि कई डॉक्टर्स ऐसे थे जो प्रमोशन, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, उनका भी एहतजाज रहता है। देखिए, अगर आप वज़ीर सेहत की बात करिए तो वो प्रमोशंस वहाँ तो बढ़ाए ना जो ड्यू हैं, जो 19 ग्रेड पे पहुंच जाने चाहिए, वो आज तक 17 ग्रेड या 18 ग्रेड पे काम कर रहे हैं। तो सिंध हुकूमत को इस जानिब पे तवज्जो देनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। देखिए, ओपीडीज़ बंद होना जिना सिविल या सरकारी अस्पताल में, ये आम मरीजों के लिए जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत तकलीफ देह है। और पहले ही वहाँ पर इतना रश होता है लोगों का। हमारे साथ हमें डॉक्टर ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर सजाद मौजूद हैं, जो कि यंग सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिना हॉस्पिटल। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सजाद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अपने शो में मौका देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर मुझे ये बताइए कि हम आए दिन देखते हैं यंग डॉक्टर्स एहतजाज पर चले जाते हैं और अब दोबारा चले गए, तो कौन से ऐसे मुतालबात हैं आप लोगों के जो पूरे नहीं किए जाते, और ओपीडीज़ बंद कर दी जाती हैं। जिना अस्पताल की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, इनफैक्ट बड़ा रश होता है, लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे होते हैं दिखाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर ओपीडीज़ बंद कर दी जाएंगी तो वो बेचारे मरीज़, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो सफ़र करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं कि अगर डॉक्टर्स बैकआउट करेंगे और ओपीडी क्लोज करेंगे तो उसका यकीनन जो परेशानी होगी वो मरीजों की होगी। यही वजह है कि हम कभी भी प्रोटेस्ट कॉल फौरन से नहीं देते। ये हमने पहले भी अपने प्रोटेस्ट में यही बताया कि तकरीबन 6-8 महीने से मुसलसल हम धक्के खा रहे हैं सिंध सेक्रेटरीट के, तो हम बहुत मजबूर होकर इस स्टेट की तरफ जाते हैं। जब हम अपने मुतालबात लेकर देखें, वाईडीए सिंध के 18-20 हज़ार डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, और 20 हज़ार डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करना कोई मजाक बात नहीं है। यहाँ की लीडरशिप जब सिंध सेक्रेटरीट जाती है तो उनका रिस्पॉन्स इतना ही बिल्कुल भी मायूस कुन होता है। तो मजबूरी होती है कि सिंध गवर्नमेंट एक ही जबान समझती है तो आप प्रोटेस्ट की तरफ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। अभी भी कुछ मुतालबात बाकी हमारे जो पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। और देखिए, मरीजों की परेशानी की वजह से ही हमने अपने प्रोटेस्ट को मुकम्मल बैकआउट की तरफ नहीं लेके गए। हम इंतजार करते रहे कि इसी प्रोटेस्ट से सिंध गवर्नमेंट हमारे मुतालबात का नोटिस ले, और हमने पहले 3 दिन टोकन स्ट्राइक की थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए ओपीडी क्लोज करके, बाकी लेट आज तक हमने अपने पेशेंट्स को देखा था। सही। तो डॉक्टर सजाद, अभी कोई डायलॉग हुए हैं आपके साथ, आपके सिंध हुकूमत के साथ? कुछ यकीन दहानी कराई है कि आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हम मशहूर हैं, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं और सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ डिपार्टमेंट के बाकी लोग भी, कि वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो JPMC का मेन मसला था वहाँ पर उन्होंने 100 सीट्स हमें पोस्ट करके दी हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी सिंध भर में जो डॉक्टर्स हैं, जिनको कोविड डॉक्टर्स हैं, उनको रेगुलराइजेशन का मसला है, और उसके अलावा डेपुटेशन पॉलिसी जो कि इशू होनी है उसका नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। ट्रॉमा के डॉक्टर्स को रेगुलर करना था, उनका नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। और जो कोविड डॉक्टर्स जो रिस्क अलाउंस 1 साल से उनके एरियर्स रहते हैं, 1 साल से उनको कोई सैलरीज नहीं मिली,
तो ये 2-4 नोटिफिकेशन है, हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट जल्द से जल्द वो इशू करके और तो बाकी सर जब तक आप कह रहे हैं कि जब तक अभी आपने मामलात आपने डिस्कस उनसे कर लिए हैं तो अभी तक तो हल नहीं निकला है, तो तब तक आप लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे, ओपीडीज बंद रहेंगी? नहीं देखें, हमने जब से हमारा प्लान ये था कि थर्सडे तक अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो हम कंप्लीट बैकआउट उसकी तरफ जाएंगे, तो तमाम सर्विसेज को बैकआउट करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है तो हमने भी एक अपने प्रोटेस्ट में थोड़ा सा लीनियंट हैं और अभी हम ओपीडीज में साथ साथ ओपीडीज भी चला रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा और ओपीडीज भी रेगुलर चलेंगी और हम भी अपने काम की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी अब ओपीडीज खोल दी गई हैं। जब आपकी सिंध हुकूमत से बातचीत का सिलसिला हुआ और आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो अब ओपीडीज खोल दी गई हैं। अब हमने सिर्फ टोकन सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद करते हैं और उसके बाद अगेन हम अपनी ओपीडीज करते हैं। सर लेकिन सर आपको नहीं लगता कि 2 घंटे के लिए भी जो आप ओपीडी बंद करते होंगे तो उससे कई मरीज अफेक्ट होते होंगे और बिना अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर आते ही गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते दूसरे क्लिनिक में जाकर दिखाने के लिए। हमें सबसे ज़्यादा अपने मरीजों का हमें बिल्कुल भी हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम रोडों पे आए। हम बहुत अच्छे लगते हैं अपने वार्ड में काम करते हुए, अपने मरीजों को देखते हुए, अपने जूनियर्स को पढ़ाते हुए, लेकिन मसला ये है कि हम भी मजबूर हैं। इतने सालों से हमारी तहरीकें हैं और हमारी मुतालबात हमारे बेचारे डॉक्टरों से पूछें, आपने सिंध भर में देखा हो कितने सुसाइड के वो इशूज़ हो रहे हैं। इस वक्त काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिनकी 8-8 महीने से सैलरीज नहीं आ रही। लेकिन सही है, वो बात आपकी सही है सर, मैं बिल्कुल आपकी बात वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपने 2 घंटे की जो अभी आप कह रहे हैं ओपीडीज हम बंद करिए, लेकिन जब सिंध हुकूमत का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो भी खोल दें। इंशाल्लाह बिल्कुल, वो बहुत जल्द हम आज उम्मीद है, आज हमारे जो आज इवनिंग में है फाइनल सेशन है तो हमें उम्मीद है कि मसले हल हो जाएंगे और कल से इंशाल्लाह ताला खोल दी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी वाजिद साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक इन्होंने शुरू में भी की थी, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आ गया था, इन्होंने स्ट्राइक में तेज़ी लाई और ये 4-6 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर रहे थे, लेकिन अब ये वापस 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक पे आए। इनके जो मुज़ाकरात थे सेक्रेटरी साहब से, वो एक मामले पे जाके जिसे कहते हैं कि फिनिश भी हो गए थे और बात हतमी ये तय हो गई थी, लेकिन फिर बीच में एक आध चीज़ में डेडलॉक आया, उसके बाद से ये दोबारा प्रोटेस्ट पे लग गए। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर ये मामला भी शायद हल हो जाए। ठीक है, मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त कराची में आर्ट काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, वो जारी है, 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे जो 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है आर्ट काउंसिल में, उसके हवाले से 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो है वो ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस वक्त कराची में जारी है, जिसके जो इफ्तिताई इजलास के मेहमान खुसूसी थे वो सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे। दीगर मेहमानों में वज़ीर सकाफ़त सरदार शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, अदीबों और शायरों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर मुराद अली शाह साहब का ये कहना था कि इंतहा पसंदी की जंग में अदीब अहम किरदार अदा कर सकते हैं और बड़ा ही एक अच्छी उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए जिसमें बड़े बड़े अदीब, मुसन्निफ़, शायर उन्होंने शिरकत की। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, जिस तरह के हालात हैं आजकल, उस हालात में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का होना कितना अच्छा है, ख़ास तौर पे हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करें तो? देखिए, अदब के हवाले से 3 तकरीबात कराची में होती हैं जो बहुत जिसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होता है। एक ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ा इवेंट होता है साल का, एक होता है कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो KLF कहलाता है और ये 20 लग्जरी होटल में होता है। इसके अलावा होती है इंटरनेशनल बुक फेयर जो आलमी कुतुब मेला होता है, जो बैन अक़वामी कुतुब मेला होता है, जो एक्सपो सेंटर में होता है, वो गुज़िश्ता साल नहीं हो सका था। ये उर्दू के हवाले से बहुत बड़ी खिदमत है, चाहे वो आर्ट्स काउंसिल कर रहा हो, चाहे वो KLF कर रहे हो, चाहे वो बुक फेयर वाले कर रहे हो। पब्लिक हमारे पास शहर में लोगों के पास पढ़ने लिखने के वैसे में मौके बहुत कम है, लाइब्रेरी जाना कम हो गया है। इन इवेंट से ये होता है कि वो जो बच्चे होते हैं, वो जो लड़के लड़कियां होते हैं, वो कम से कम यहाँ के आके उर्दू अदब से जो थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं वो करीब हो जाते हैं। अच्छा, मैंने KLF में भी देखा है और बुक फेयर में भी देखा है कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे नहीं आते। यहाँ पे एटलीस्ट
आप 8 क्लास 9 क्लास या 10 क्लास के बच्चों को यहाँ पे लाया जाए ताकि वो उर्दू अदब के ताकि हवाले वो से सीखें। वाकिफ़ हों, पता चले कि क्या चीज़ होती है। बेशक पूरा स्कूल उठ कर नहीं आए, ऊपर की 2 क्लासें आ जाएँ, 20 बच्चे आ जाएँ, 30, ये होना चाहिए। इस चीज़ की कमी थी। एक बहुत अच्छा मेला होता है 4 उसका, अहमद शाह उनकी पूरी टीम इस पर मुबारकबाद की मुस्तहक है। बहुत उन पर तनकीद भी हुई, लेकिन उन्होंने तनकीद का जवाब अपने काम से दिया। और देखिए इसमें बड़े बड़े शायर अदीब आते हैं। इफ्तिखार आरिफ नहीं आ सके, वो ऑनलाइन थे इस्लामाबाद से। गोपी चंद नारायण चूँकि इंडिया से ताल्लुक़ात ऐसे नहीं है तो इंडिया से भी अदीब नहीं आ सके, लेकिन पहले दिन वो ऑनलाइन थे। इसके अलावा ज़हरा निगाहकर थी, किश्वर नाहिद थी कल, फिर इसके अलावा अरशद महमूद थे, मुनीज़ा हाशमी जो फैज़ अहमद की बेटी हैं, और वो ख़ुद कल जब एक शाम फैज़ के नाम मनाई गई वो थे शामिल। अब यहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारण आएंगे, अनवर मकसूद आएंगे, कल असद मोहम्मद खान थे, अफसाने का फ़िक्शन का इतना बड़ा नाम था। आज जो सीनियर सहाफ़ी हैं कामरा खान, उनके साथ एक सेशन है, यूनुस भट्ट पे एक सेशन है, इसके अलावा साहिल लुधियानवी, इब्ने इंशा, इकबाल, इन सब पे एक सेशन रखा गया है। और किताबों की बहुत सारी रुनुमाई है। फिर 2 मुशायरे हैं, एक आज है एक कल है। फिर मौसीकी के इवेंट तकरीबन डेली होते हैं। कव्वाली है अबू मोहम्मद की, अयास मोहम्मद की, इस तरह बहुत मोहम्मद अयास की, बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं, इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं। और आज के दिन अगर टाइम है तो मैं आपको आज के दिन के हवाले से बताऊँ कि आज भी एक बहुत जैसे कहते हैं एक्टिविटी इस वक्त चल रही है उर्दू नावल की असली सूरत हाल पे इस वक्त एक इजलास चल रहा है, सेशन चल रहा है। इसके बाद तकदीसी अदब में क्या होता है, मरसिया, नात वगैरह, इसके हवाले से एक सेशन होता है। फिर बच्चों के अदब पे आज गुफ्तगू होगी, फिर आज ट्रांसलेशन पे होगी एक बात, फिर 5-6 किताबों की रुनुमाई है, फिर अल्लामा इकबाल और उनके असर हाजिर जो शायर थे उनके हवाले से बात होगी, साहिल लुधियानवी की पे बात होगी। बहुत सारी चीज़ें जो आज होने वाली हैं और हम यही मशवरा देंगे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़रूर जाए इस तरह के जो लिटरेचर है, जो उर्दू अदब, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग किताबों से, अदब से और जो अपनी ज़बान है, जो अपना कल्चर है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो जो देख रहे हैं वो हमें, और जो माँ बाप देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, वाजिद असवानी हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। कराची वालों की बात करें तो उनके सर पे से एक मुश्किल टलती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। महंगाई से परेशान आवाम को आजकल जो रोग लगा हुआ है वो है गैस ना आने का। इस वक्त कराची समेत सिंध भर में गैस का शदीद बहरान देखा जा रहा है। घरेलू सार्फिन परेशान हैं, ख़वातीन परेशान हैं, खाना बनाने के इंतज़ार में घंटों घंटों वेट करती रहती हैं, लेकिन गैस एक तो गैस आती नहीं, और आती भी है तो प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर खाना नहीं बन सकता। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग लकड़ी के चूल्हों पर जो है वो खाना बना रहे हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्यों हर बार मौसम सरमा में आवाम को गैस बहरान का सामना करना पड़ता है, गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ता है। घरेलू सार्फिन तो एक तरफ, अगर सनती शोबे की बात करें तो इंडस्ट्रियल जो जोन है, जो सेक्टर है, वहाँ पर भी गैस की फरहमी नहीं है। CNG स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं 2.5 माह के लिए। LPG वो भी दस्तयाब नहीं है। तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की जाती, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ क्यों नहीं बनाई जाती, हर साल ये प्रॉब्लम क्यों फेस करने में आती है। और इस बार देखा जा रहा है कि ये जो बहरान है ये बहुत शदीद है। इस हवाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है सलमान सिद्दीकी ने, जो कि स्पोक पर्सन है SSGC के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त कराची की जो आवाम है वो पहले ही परेशान है, महंगाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, पानी पीने का साफ़ मैसर नहीं है। अब जो है वो गैस बहरान का भी शदीद सामना करना पड़ रहा है। और ये आज की बात नहीं है, हर साल यही होता है कि सर्दियां आते ही जो है वो गैस ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे घरेलू सार्फिन की बात की जाए, कोई टाइमलाइन नहीं है कि किस टाइम गैस आएगी, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी चूल्हा जलाओ गैस नहीं आ रही होती। तो क्या सूरत हाल है, क्या मामला है सर? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सर्दियों में ज्यादा मसला होता है, और ये भी आपने खुद कहा कि सर्दियाँ ये पहली दफा नहीं आ रही, हर साल सर्दियों में ये इजाफा होता है प्रॉब्लम्स का। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ी सी बुनियादी चीज की जरूरत है। हाँ। हमारा काम गैस सप्लाई करना, हम उसको बिल्कुल अपने फराइज को समझते हैं और हम पूरी कोशिश और पूरी तनदेही के साथ गैस सप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन हम वही सप्लाई कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है गैस। गैस अवेलेबिलिटी के ऊपर हमारा कंट्रोल इसलिए नहीं है कि गैस हम परचेज करते हैं। जब हम जिनसे गैस परचेज करते हैं
उनके पास गैस के जखायर में हर साल कमी हो जाती है। यानी कि जो आज गैस मिल रही है 2010 में जो मिल रही थी, 2020 में जो मिल रही थी, तो 2021 के अंदर उसमें कमी आई। अच्छा, ये कमी जो है ये कुदरती फिनोमेना है। ये पूरी दुनिया में जहां जहां गैस रिजल्ट होते हैं, एक वो अगर एक प्रोडक्शन दे रहा होता है तो अगले साल वो प्रोडक्शन 8% 10% कम हो जाती है। तो हर साल बतदरीज ये होता है कि हमें तो गैस सप्लाईज हमारे सिस्टम में आ रही होती है, वो कम होती रहती है। और पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो 200 से 250 MMCFD गैस हमारी कम हुई है। अब चूंकि ये नीचे आ रहा है ग्राफ अपने सप्लाईज का, तो हमें जो डिमांड हमारी वो हर साल बढ़ जाती है, क्योंकि सिस्टम में नए कस्टमर भी ऐड होते हैं, गैस के अपने नए कनेक्शन भी हम देते हैं, लोड के मैच करते हैं लोग। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है ये बढ़ रहा है, और हर सर्दी में इसलिए बढ़ जाता है कि सर्दियों में गैस की तलब पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली बालाई सिंध में और बलूचिस्तान में जहाँ अच्छी खासी सर्दी आ चुकी है। वहाँ पे लोगों की जो जिंदगी का दारोमदार है सर्वाइवल का, वो गैस पे अगर वो पानी गर्म नहीं मिलेगा उनको, या वो हीटर से अपने कमरों को गर्म नहीं रखेंगे, तो वहाँ उनके यहाँ बहुत ज्यादा अमवात भी होती है सर्दी की वजह से, और इस तरह से उनको बेपनाह मसाइल भी आते हैं। तो ये सारी जरूरत को देखते हुए एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान बनाती है कंपनी के। उस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत हम वो गैस जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला हक हमारा होता है जो घरेलू सारिफ होते हैं, यानी डोमेस्टिक कस्टमर। अब आपने सही कहा कि डोमेस्टिक कस्टमर को इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि हमारे पास चूंकि सप्लाईज के इश्यूज हैं, तो ये इश्यूज जरूर आएंगे और आ रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए कंपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मैं आपको थोड़े से इक़दाम बता देता हूँ जो हमने किए हैं। सलमान साहब, मुझे सॉरी मैं आपको कट करी, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने कहा हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से शॉर्टेज है, इस वजह से जो है वो गैस घरेलू सार्फिन को नहीं पहुंच रही, लेकिन कोई टाइमलाइन तो हो ना कि सुबह इस टाइम 2 घंटे के लिए गैस आए या दोपहर में इस टाइम आए। कोई ऐसा टेंटेटिव कोई टाइम लाइन नहीं है जब चूल्हा जलाओ गैस नहीं आ रही होती? तो आप लोगों की तरफ से कोई टाइम दिया गया है जो घरेलू सार्फिन है? अच्छा, मैं आपको उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इक़दाम क्या लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि कोई गैस लोड मैनेजमेंट के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जिसे आप समझे कि हमने कोई गैस बंद की किसी इलाके की या कोई गैस लोड शेडिंग है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि हमने क्या इक़दाम उठाए। हमने पिछले महीने नवंबर की 26 तारीख को जितनी भी गैर बरामदी सनतें हैं उनके कैप्टिव पावर यूनिट को हमने गैस की सप्लाई मुनक़ता की, क्योंकि उनके साथ हमारे मुआहदे नहीं है। दिसंबर से फरवरी तक तो वो हमने माजरत की कि ये चीज हम आपको नहीं दे सकते, तो वो गैस हम सेव करके डोमेस्टिक कस्टमर को अपने फैसिलिटेट करने के लिए फिर 1 तारीख से लेके दिसंबर की 15 फरवरी तक 2.5 महीने के लिए पूरे CNG सेक्टर को हमें माजरत करनी पड़ी सिंध और बलूचिस्तान में कि वो हम गैस नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमारे लिए पहले हमारा सारिफ आपके चैनल के तवज्जो से बता रहा हूँ कि कल से, जी बिल्कुल, आपके चैनल के तवज्जो से ये भी बता रहा हूँ कि कल से हम जो है जितनी भी हमारी गैर बरामदी सनतें हैं उनको भी गैस की सप्लाई मुनक़ता कर रहे हैं, क्योंकि वो लोड जो हम वहां से सेव करेंगे वो हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर को जो इस वक्त मसाइल का शिकार है उसको हम वो प्रोवाइड करें। अच्छा, अब जो आपने कहा कि हम ये गैस चूल्हा खोलो तो नहीं आती है, वो ये बिल्कुल ठीक कंप्लेंट हमें आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम एक सैंपल लें घर का 100 घरों का सैंपल लें तो ये प्रॉब्लम है 8 से 10 घरों में। वजह मैं बता देता हूँ। हमारी जो गैस पाइपलाइंस होती है वो हर इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन अपनी अपनी डेडिकेटेड इलाके की सर्विस दे रही होती है। जैसे आप पलांडी है, गुलशन इकबाल है, जो भी आप पूरे शहर में जहां जाके नाम लें, तो हमारी मेन लाइंस होती है। फिर वो मेन लाइन से आर्टरी लाइंस होती हैं जो कि गलियों मोहल्लों तक अंदर तक जाती है। ये तो मेन रोड पे होती है, मेन रोड से फिर उनको सर्विस लाइंस के थ्रू घरों तक सप्लाई जाती है। अब होता क्या है, जब प्रेशर कम होता है सिस्टम के अंदर, तो जो शुरू में घर होते हैं, मोहल्ले और गलियां होती हैं, उनको गैस प्रॉपर मिल रही होती है। जो बीच के होते हैं उनको हल्का प्रेशर कम हो रहा होता है, और जो एंड पे होते हैं उनको अक्सर ये शिकायत जो आप बता रही है, जो कॉल्स आपको आ रही है या लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसमें आखिरी जो टेल एंड पे घर होते हैं या गलियां होती है, वहाँ ये इशू होता है। अच्छा, एक इशू और बहुत बढ़ता जा रहा है जो कि एक माशरती एक कहना चाहिए कि एक तरह का न्यूसेंस है, और ये एक इलीगल क्राइम भी है कि लोग अपने घरों पे गैस कंप्रेशन डिवाइसेस बाजार में मिल रही है और वो लगा रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो गैस सेक्शन कर लेते हैं, और वो सेक्शन इतना पावरफुल होता है कि जो बराबर वाला घर वाला है उसकी चाय भी नहीं बनती, क्योंकि जब वो इतने तेज खींचेंगे गैस को, तो दूसरा जो घर मोहल्ले वाला है या पीछे गली वाला है उसकी सारे हिस्से की गैस में वो एक सेक्शन पंप ले जाता है। ये गैर कानूनी अमल है, इस पर कैद भी है, जुर्माना भी है, और इस चीज के लिए हम इसको इश्तहार भी दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं कि इस तरह का इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज जो कानून गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर जाहिर बात है उससे एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। सही।
ठीक है सर, एक तो मामला जो है वो सुई गैस की फराहमी का है कि उसमें आपने बताया कि जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रेशर इस वजह से कम है। दूसरी तरफ कुछ लोग गैस पम्प का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि सप्लाई कम है, लेकिन आप देखें कि जो कीमतें हैं गैस की, जो अभी भी गैस के नर्ख में जो है वो इजाफा हुआ है, तो जब एक तो गैस मिल नहीं रही, आ नहीं रही, प्रेशर नहीं है, तो चलो कीमतों में ही कुछ कमी वाक़या कर दें। कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए, कीमत का तयन जो होता है, जो भी कारोबार होता है वो अपनी कीमत का तयन इस चीज पे करता है कि उसकी क्या खरीद है और उसको आगे अपने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं और उसको वो फिर उस पर लोड करके और वो सेल करता है। तो अपने ये भी बिजनेस का फॉर्मूला है और हर बिजनेस का प्रिंसिपल ये होता है कि अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी रखें। कंपनी को जब गैस बाई कर रही होती है तो एक प्राइस देनी होती है। उस प्राइस को अगर आप वो प्राइस अगर बढ़ती है तो या वो पास ऑन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो ये चीजें कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसकी रेवेन्यू की। अच्छा, ये सारा कुछ कंपनी डिसाइड नहीं करती, ना सुई सदर्न ना सुई नॉर्दर्न। ये जो गैस प्राइसेस होती है ये डिसाइड होती है, ये टैरिफ होते हैं ऑगरा की तरफ से, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो बाकायदा हमारी दरख्वास्त पे चेरी करती है। उसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, अपने सीडी सेक्टर के लोग होते हैं, घरेलू सारिफ होते हैं, तो सब आके अपने इजहार करते हैं, ख्याल करते हैं कि जी ये इजाफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कंपनी अपना केस प्लीड करती है, तो इसके बाद एक डिटर्मिनेशन जो फाइनल होती है वो ऑगरा की तरफ से जो प्राइसेस फाइनल की जाती है, तो उसमें सुई सदर्न गैस का कोई कंट्रोल नहीं होता या सुई नॉर्दर्न का नहीं होता, वो ऑगरा के कंट्रोल में होता है। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए सलमान साहब कि आपने बताया शेड्यूल का आप बता रहे थे, तो आपकी एसएसजीसी की जानिब से कोई शेड्यूल बताया गया है जो अभी हमें देख रहे हैं घरेलू सार्फिन जो परेशान हैं, तो उनको कोई शेड्यूल कोई टाइम बताया है कि किस टाइम पर गैस जो है उसकी फरहमी की जाएगी? देखिए, आप शायद मेरा सवाल जो जवाब मैंने पहले दिया शायद आप समझिए नहीं। शेड्यूल तो तब बनता है कि जैसे कि पावर की लोड शेडिंग होती है शहर में या किसी और जमाने में। सर, लोड शेडिंग का तो सामना है ना, एक वक्त होता है कि गैस बिल्कुल ही नहीं आती। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि गैस आती ही नहीं, फिर कभी आती है तो बहुत स्लो आती है। तो इस हवाले से मैं कह रही हूँ गैस की लोड शेडिंग का सामना तो है ना कराची वालों को। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो कंपनी की तरफ से नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पावर की लोड शेडिंग भी होती थी, एक जमाना था गर्मियों में, लेकिन इस वक्त तक अवेलेबल नहीं होगी, तो उनको वो एरिया को शट ऑफ करते थे पावर वाले। हम ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हम कोई एरिया शट ऑफ नहीं करते, क्योंकि हमारे सिस्टम में इश्यूज आते हैं गैस के। मैंने आपको बताया कि जो आप जहाँ रह रही हैं, आप पता कीजिएगा उस एरियाज के अंदर जो मेन रोड से करीब इलाके होंगे या हमारी लाइंस के करीब जो इलाके होंगे, उनमें ये शिकायत नहीं है। हाँ, उनको है, जो मैंने आपको कहा, क्योंकि टेल एंड पे है या पिछली तरफ के मोहल्ले हैं या जो उनकी गलियों को जहाँ गैस लाइन देर से पहुंचाती है गैस, और बीच में ये जो कंप्रेसर पंप्स लगा लिए लोगों ने, इसकी वजह से लोगों को इश्यूज जरूर आ रहे हैं। लेकिन सर, तो अब हम घर घर जाके तो नहीं चेक कर सकते ना कि किसने पंप लगाया। हमें तो काम है कि हमें गैस पहुंचे। जी बिल्कुल, आपको हमारा फर्ज है कि हम आपका गैस पहुंचाएं, लेकिन ये बीच में जो मसाइल हैं इसका मैंने आपको पूरा जिक्र किया, इसका इलाज जरूरी है। सही। अच्छा सर, क्या बात करेंगे आप ये तो गैस घरेलू सार्फिन की थी, सीएनजी की बात करें या एलपीजी की बात करें तो वो भी, उसकी भी शॉर्टेज है। सीएनजी पंप्स भी 2.5 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो सीएनजी मालिकान हैं वो परेशान हैं। कई लोगों ने एहतजाज भी किया इस हवाले से। जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो वैन्स वाले हैं, इवन जो एम्बुलेंसेज हैं, वो सीएनजी का इस्तेमाल करते थे। तो आपको नहीं लगता कि कई लोगों के जो रोज़गार हैं वो इससे वाबस्ता थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीएनजी सेक्टर जो है हमारा गैस कंपनी के लिए कस्टमर जो है हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल कस्टमर है, बिकॉज हमें उनसे पेमेंट्स टाइमली पूरी आ जाती है, वक्त पे आ जाती है, हमारे लाइन लॉसेस नहीं होते उनके साथ, हमें रेवेन्यू में कोई इशू नहीं आता, हमारे लिए बड़ा अच्छा कस्टमर है। उसको गैस की सप्लाई मुनक़ता करते हुए तकलीफ भी होती है, लेकिन ये गैस सप्लाई को मुनक़ता करने का फैसला सुई सदर्न गैस कंपनी का नहीं होता। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान होता है, उसमें प्रायोरिटीज होती है। पहली प्रायोरिटी गैस किसको मिलेगी, दूसरी किसको मिलेगी, तीसरी, 5 या 6 प्रायोरिटीज है उसमें। जो सबसे आखिरी प्रायोरिटी है वो सीएनजी स्टेशंस की है। जो अगर गैस का बहरान हो या गैस की तलब में कमी हो, रसद में कमी हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले उस प्लान को, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव प्लान है, वो सुई सदर्न के लिए भी है, सुई नॉर्दर्न के लिए भी है, तो हमें सीएनजी सेक्टर को क्लोज करना पड़ता है। हमें एहसास है कि लोगों की तकलीफ हो रही है, लेकिन देखिए, इसमें एक पहलू ये भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि 99% या 95% गाड़ियां
डुअल फायर्ड होती है, यानी कि वो पेट्रोल का भी ऊपर ऑप्शन होता है, इनका डीजल का भी ऑप्शन होता है, और सीएनजी उनके पास एक थर्ड ऑप्शन होता है। कुछ ऐसी महदूद गाड़ियां 5% 4% जो सिर्फ सीएनजी पे बिल्कुल, उसके अलावा उनको ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अमूमी तौर पे इससे तकलीफ में आवाम इस तरह नहीं आएगी जिस तरह से क्या समझा जा रहा है। ठीक है सलमान साहब, ये भी मुझे बता दीजिए कि हर साल हम देखते हैं ये प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती जो कि गैस की शॉर्टेज से निपटा जा सके, आइंदा आने वाले सालों में कुछ बेहतरी आ सके, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा प्लान? बिल्कुल देखिए, ये चूंकि सुसैटन गैस की डोमेन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आपने बिल्कुल सही कहा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी पूरी सही करती है। और आप देखिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर एक नया सिस्टम ऐड हुआ है कंपनी में, गैस सिस्टम है, वो है एलएनजी। ये दरामदी गैस है, ये हम इसको दरामद करते हैं अपने, और इससे अपना गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो वो एक महंगी गैस होती है, एट टाइम्स उसके रेट्स बहुत हाई होते हैं, तो वो उसके सेक्टर्स डिफाइंड है कि वो घरेलू सारिफ को नहीं दी जाएगी, अलग अलग टैरिफ पे अलग अलग सेक्टर्स को दी जाएगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा तौर पे 2 एलएनजी टर्मिनल्स काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि 2 मजीद एलएनजी टर्मिनल लगाए जाए, जिसके तहत नए टर्मिनल्स के लगाने से नए कार्गोज, ज्यादा कार्गोज आएंगे, ज्यादा गैस आएगी सिस्टम में, तो जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने में हमें कमी जो है उसका दरकार जो है वो उसको बेहतरी आएगी उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया। करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ गैस का जिस तरह से बहरान का सामना है वो उसमें कमी आए, और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको गैस की फरहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा, और अब आपको अपडेट करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कराची में हमने देखा कल एक केस आया और ख़दशा था कि जो ख़ातून हैं उनको ओमिक्रॉन वायरस की उनमें तस्दीक हो गई है, लेकिन ताहाल अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि उनको ओमिक्रॉन था। अभी उनको क्वारंटीन कर लिया गया है घर में, वो कतरीना कर रही हैं, और उनका जो टेस्ट है अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि वाकई जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन उनकी तस्दीक हो, उसमें उन खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है या नहीं। इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी जहाँ पर जो है ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो गई है, और वज़ीर सिंध सेहत डॉक्टर अज़रा का कहना है कि ओमिक्रॉन जो केस की तस्दीक अभी जारी है। 57 साला मुतासरा खातून ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जो कि अभी कुछ अरसे पहले बाहर से वापस आई हैं, उनका टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई है कि जो वेरिएंट डायग्नोस हुआ है वो ओमिक्रॉन है या नहीं। इस हवाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फलक नाज ने, जो कि पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फलक। जी वालेकुम सलाम। ज़रा सबसे पहले मैं अपने नाम का करेक्शन करने चाहूँगी, हम फलक कादिर। अच्छा, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि कभी कभार हमें डिटेल्स ऐसी दे दी जाती हैं तो वो मिस्टेकनली एरर हो गया। जी डॉक्टर फलक कादिर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। ज़रा आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फलक, जैसे कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट आया है, वो काफ़ी ख़तरनाक है, और कल हमने देखा कि कई न्यूज़ चैनल पे ये बताया गया कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन वज़ीर सेहत सिंध जो हैं उन्होंने इस बात को अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है कि वो वायरस जो वेरिएंट है वो डायग्नोस हो गया है उन खातून में। अभी तस्दीक जारी है, मेरे ख्याल है शायद उनके जो टेस्ट के सैंपल्स हैं वो बाहर भेजे जाएंगे। और क्या आप कहेंगी ये जो वायरस है वो अपनी शक्ल बदल रहा है, और क्या अब जो भी नया वेरिएंट आएगा वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा? देखिए, वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन जो भी होते हैं वो टाइमली म्यूटेट होते हैं, और जब उनके ख़िलाफ़ कोई आप बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप एंटीबायोटिक बनाते हैं या कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं इन्फेक्शन को मज़ीद और कि कंटीजियस करने के लिए, ताकि अब पैथोजेनिसिटी जो है बढ़ जाए। जैसे अगर आप देखें पास में भी होता रहा है कि टाइफाइड की जो शक्ल थी वो पहले डिफरेंट थी, फिर उसके बाद एक्सटीआर टाइफाइड, और उस के एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस की वजह से ये हो रहा है। एंटीबायोटिक्स टाइप है उसका को डिफरेंट मोड में बना लिया। इसी तरीके से अगर हम कोविड की भी बात करें तो मुख्तलिफ जो है वो वैक्सीन आई हैं, मुख्तलिफ इसकी जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है हमने बहुत सारी लेबॉर्ट्री टेस्ट किए हैं। तो इसकी वजह से जो है वायरस जो है वो म्यूटेट होता जा रहा है। इससे पहले जो है डेल्टा भी आया है और भी आया है। तो अब जो है ओमिक्रॉन वायरस आउटब्रेक हुआ है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। सो इसकी जो वायरस का जो हम कहें कि बचाने का जो तरीका है वो सिर्फ इसका प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो हम बात करते थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क वेयर करें, इसके अलावा क्लोजली जो है वो यानी ऐसी जगहों पर ना जाएं जो ज़्यादा करीब करीब एक दूसरे के साथ मुंतकिल होने का खदशा हो। अब जो वैक्सीन की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन के लिए जो है वो एक ऑथेंटिक रिसर्च की गई है जो जिसमें 12 लोगों की जो है वो सैंपल साइज लिया गया था और उसमें देखा गया कि जिन लोगों ने फाइजर की डोज लगवाई हुई है उनके लिए जो है वो वायरस उनके खिलाफ जो है वो वायरस ने कम इफेक्ट किया। सो अगर ओमिक्रॉन वायरस के जो भी पेशेंट जो लोग हैं उनको अगर हम देखा जाए, रिसर्चेस कंटिन्यूस हो रही हैं कि 3 डोजेस आपकी फाइजर वैक्सीन अगर लगवा ली जाए तो हम ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने साइनोफार्म या साइनोवैक या दूसरी वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, जो वैक्सीनेटेड थे, उनको भी अब एक बूस्टर शॉट लगाना पड़ेगा जो कि फाइजर का होगा। जी बिल्कुल, बूस्टर डोज फाइजर का होगा और इसके साथ साथ जो है वो बूस्टर डोजेस आपको मल्टीपल टाइम लगाने पड़ेंगे, लाइक 3 मंथ्स के बाद या फिर 6 में। ये रिसर्च हो रही है और रिसर्च इसकी वेरिएशन लेती है क्योंकि आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो वक्त के साथ साथ वायरस की पैथोजेनेसिस के साथ उसकी उसका जो एक्ट है किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है उसके साथ साथ रिसर्च होती जा रही हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पास कंक्लूजन आता है। बट मैं यही फिर भी के तवज्जो से कहूंगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है तो वो करवा लें ताकि आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाए। एंटीबॉडीज जब डेवलप हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता आपको अटैक करता है वो चाहे वायरस ही क्यों ना हो, तो आपकी बॉडी में कुव्वत मुदाफियत बन जाएगी और आप जो लाइक अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके बनिस्बत वैक्सीनेटेड लोगों को वायरस लेस इफेक्ट करेगा, उसकी सिवियरिटी कम सही। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर फलक कि जो वेरिएंट आता है जैसे डेल्टा वेरिएंट था, फिर अब ये ओमिक्रॉन आया, तो इसका जो कोरोना का टेस्ट होता है, क्या इसका कोई डिफरेंट टेस्ट होता है वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने का? जी बिल्कुल, लैब्स के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं क्योंकि वायरस जो होता है या तो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है इसको स्ट्रक्चरली उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी अब ये टेक्नोलॉजी है कि ओमिक्रॉन को हम डायग्नोज कर सकते हैं और ऑब्वियसली बात है हर वेरिएंट को, हर वायरस को, बैक्टीरिया को डिटेक्शन के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट ही टेस्ट करने होंगे। सही। तो अब अगर हम कहें कि कोई डिफरेंट अलामात देखने में आई हैं, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में जो ओमिक्रॉन वायरस है इससे किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई है, तो इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं या ये वेरिएंट इतना ताकतवर या ख़तरनाक नहीं है? ज़हरा, एक्चुअली इसमें मैं इट्स टू अर्ली टू से दैट कि ओमिक्रॉन इज लेस पैथोजन, क्योंकि हर बॉडी के अंदर वायरस ने कोविड की भी आउटब्रेक हुआ था, तो कोविड ने हर बॉडी के अंदर अलग उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन आई थी। कभी कभी ये था ओल्ड एज पेशेंट में भी हो के चला गया और उनको पता नहीं चला, और कभी कभी यंग पेशेंट्स के अंदर भी कोविड ने बहुत अपनी दिखाई थी। तो दिस इज टू अर्ली अबाउट द ओमिक्रॉन के वो लेस है या उससे अभी तक कोई मौत वाकई नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर वो और मजीद पावरफुल हो जाए, उसकी म्यूटेशन और ज्यादा खतरनाक हो जाए। तो
मैं इसके बारे में इतनी कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती। यस, ऑब्वियसली बात है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। समटाइम आपको हेडेक हो रहा है, समटाइम आपको माइल्ड सा फीवर हो रहा है, स्टमक अटैक हो रहा है, डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन आ रही है इसके अंदर। तो डॉक्टर फलक ये बताइए कि अब क्योंकि वेरिएंट तो आते ही रहेंगे और पता नहीं इसका सिलसिला कब रुकेगा, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? वैसे तो हम पिछले 2 साल से आवाम को यही आगाही फैला रहे हैं कि वो जो है सारी SOPs फॉलो करें, लेकिन और आप क्या कहना चाहेंगी एज ए डॉक्टर जो हमें देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर अगर हम प्राइमरी लेवल पर देखें तो पहले हमने ये देखा था SOPs का ख्याल और ये सब चीजें। उसके बाद जो है हमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के लिए जरूर ख्याल करना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पर हमें देखना चाहिए, जैसे बात की गई कि खातून ट्रेवल करके आ गई, तो कैसे वो ट्रेवल करके आ गई, क्या उन्होंने अपना कोविड टेस्ट नहीं करवाया था? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज पे हमें फोकस्ड रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन इज द सोल्यूशन। आप वैक्सीनेशन करवाएं और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो अभी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। टाइफाइड भी, कभी वो तो बैक्टीरिया है, वो भी कभी शक्ल बदल के आ जाता है, कभी जो है वो डेंगू आ जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके साथ साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा और वो हमें खुद करना पड़ेगा। लेवल पर वैक्सीनेशन लेकर अच्छी डाइट लें, इम्यूनिटी बूस्टर्स लें, तो जो बीमारियां करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक कादिर आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही जो है इन्फॉर्मेशन वो भी फराहम की। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो एहतियात करें, जैसा कि हम हर शो पे अपने बताते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अब जो वो वाली ग़िज़ा खाएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने, क्योंकि ये वेरिएंट तो म्यूटेट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, हमें ही ख्याल रखना है इसे बचने के लिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले से, ऑनलाइन स्कैमिंग के हवाले से। इस वक्त कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता होगा, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान था वो बढ़ गया और हमें हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ बुरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और चीज़ कुछ मंगवाई जाती है, दिखने में वो कुछ होती है, जिस तरह मार्केट किया जाता है, लेकिन जब वो आती है तो वो टोटली डिफरेंट होती है। क्वालिटी, बाज़ औक़ात क्वालिटी ख़राब होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो चीज़ मंगवाई होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही एक चीज़ मैंने ऑर्डर की, मैंने कहा कि इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए शो में। आपको बताऊं कि मैंने एक टैप वाटर हीटर जो है वो ऑर्डर किया, क्योंकि आजकल कराची वालों के लिए एक बड़ा मसला गैस बहरान का है। गैस आ नहीं रही और गीज़र जो है उसके बायस चलता नहीं है, तो गर्म पानी ना आना ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक टैप वाटर हीटर मंगवाया जो कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि इससे जो है वो गर्म पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब वो ऑर्डर आया, डिलीवर हुआ, तो आपको बताऊं कि एक जगह से मुझे ये बिल्कुल ही ऑपोजिट नलका, और वो भी टूटा हुआ, और दूसरा ये फिर कुछ देखने में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है, ये देखें। और ये इन्होंने मुझे दे दिया है वाटर प्यूरीफायर, जबकि जो ऐड था, जो पिक्चर्स थी वो टैप वाटर हीटर की थी। 2700 का ये जो है वाटर प्यूरीफायर उन्होंने मुझे भिजवाया। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम हैं जो हमें डेली बेसिस पे फेस करने को मिलते हैं। इनसे कैसे बचा जाए, और वापस कंप्लेन करें तो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ैन अली कुरैशी ने, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं ज़ैन? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ैन, इस वक्त एक बड़ा मसला है, इसको मसला ही कहेंगे, क्योंकि फ्रॉड हमें बहुत दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग में, और जिस तरह से कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा है और हर जगह पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ऑनलाइन स्कैमिंग हमें देखने को मिलती है। चीज़ कुछ मंगवाई जाती है, डिलीवर कुछ होती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम इससे ये होता क्यों है, फिर हम इस पे बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी आप खरीदारी और ऑनलाइन जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, तो ये याद रखें कि नॉन जो ब्रांड्स हैं जो कि
फेमस ब्रांड्स हैं जो कि एक्चुअली आप जिनको जानते हैं, कोशिश करें कि आप वहीं से उन्हीं की वेबसाइट से या उन्हीं के पेजेस से आप खरीदारी करें। अगर एक ऐसा पेज है जो बिल्कुल ही नया है, जो कि कुछ दिन पहले बनाया गया है और उसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होती है, वो ये होती है कि आप उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं कि उस पेज के ऊपर जो लोग हैं वो रिव्यूज क्या दे रहे हैं। अच्छा, वो रिव्यूज आपको ये फैसला करने में आसानी भी दे सकते हैं कि क्या आपको यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ज़ैन, अगर कोई रिव्यूज मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें? क्योंकि मैंने रिव्यूज चेक किए थे, मुझे तो कोई रिव्यूज नहीं मिले और बाज़ औक़ात नहीं भी होते, लोग नहीं डालते रिव्यू। देखिए, अगर तो रिव्यूज मौजूद नहीं है और आपको नजर आ रहा है कि कोई रिव्यूज उस साइट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें कि ऐसी साइट से खरीदारी मत करें। अच्छा। आपके पास सबसे पहले एक अहम चीज ये है कि आप एक फेमस ब्रांड, जो भी एक नोन ब्रांड हो, कोशिश करें कि उसी की साइट से आप खरीदारी करें। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, जैसे आपका एक सवाल था कि अगर फर्ज करें रिव्यूज मौजूद नहीं है, तो एक ऑप्शन ऑप्ट आप करें कि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो आप पेमेंट की, जब आपके पास वो डिलीवरी हो जाए, वो चीज आपके घर आ जाए, तब आप कैश पे करें। तो ये ऑप्शन भी कुछ जो बहुत सारी फेमस ब्रांड्स होते हैं वो ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बंदा खरीदारी कर रहा है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी जो है वो पे करना पड़े। वो पैसे जब प्रोडक्ट घर पे आ जाए तब आप उनको कैश पेमेंट कर दें। बिल्कुल ज़ैन, और ये भी कैश ऑन डिलीवरी था, कैश पे मैंने किया, लेकिन ये पैक था, उसको खोल के नहीं देखा। तो मतलब ये है कि आप कोई चीज आ जाए तो पहले उसको खोल के चेक कर लें, उसके बाद पैसे पे करें। देखिए, तो नहीं खोल दिया तो वो लोग लेते नहीं है जो राइडर्स आते हैं। देखिए बतौर वकील जो इस किस्म के केसेस मैंने जो अपने सामने देखे, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में, जैसे का जो आपका पहला सवाल था, अगर मैं उसकी तरफ आऊं तो बतौर वकील मैंने ये देखा कि लोगों को लालच दिया जाता है। लालच ये दिया जाता है कि एक गाड़ी अगर कोई ऑनलाइन बेच रहा है, कोई उसके गाड़ी के प्रोडक्ट, कोई उसके पार्ट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई कपड़ा बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल फोन बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें हैरानकुन तौर पे देखा ये गया कि जो प्राइस जो शो की जा रही होती है वो बहुत कम शो की जा रही होती है। तो सबसे पहले जहां आपको ये नजर आए कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो बहुत कम शो की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई स्कैम है, कोई ना कोई आपको फ्रॉड में फंसाने की कोशिश की जाएगी। एक तो पहले ये चीज का ध्यान रखा जाए कि जो प्राइस शो की जा रही है तो अगर वो इतनी कम है तो उसमें सबसे पहले तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये है, जब आप नॉन ब्रांड की वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हैं तो अगर आपका प्रोडक्ट आपकी मर्जी का नहीं भी आता, तो जो क्योंकि प्रोडक्ट अपनी जो क्वालिटी के बारे में, अपने नाम के बारे में बहुत ज्यादा जो कह लें कि सेंसिटिव होते हैं, तो वो फौरी तौर पे उसको वापस भी कर लेते हैं। अगर आपने किसी ऐसी जगह से शॉपिंग कर ली जिसकी जो एक नाम भी नया था, एक पेज भी नया था, एक प्रोडक्ट भी आपके सुनने में नया आया, तो फिर क्या होगा कि आप पैसे तो आपके चले जाएंगे, लेकिन या तो वो प्रोडक्ट जो आपके घर पे डिलीवर होगा वो जैसे आपने बताया उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होगी, या फिर ऐसा होगा कि वो प्रोडक्ट वो होगा नहीं जो आप मंगवा रहे हैं। सही। ये जो मैंने अभी दिखाया, ये जो इन्होंने मुझे टैप वाटर हीटर के बजाय एक नलका भेज दिया, मेरे ख्याल है 200-300 शायद इसकी प्राइस होगी, और 2700 रुपये उन्होंने मुझे चार्ज किए। और रिव्यू मैंने देखे नहीं थे, लेकिन फॉलोअर्स की बात की जाए तो अच्छे खासे फॉलोअर्स उस पेज पर मौजूद थे, तो मुझे लगा ये ऑथेंटिक है। तो हम किस तरह बच सकते हैं ज़ैन इस तरह के ऑनलाइन स्कैमिंग से? एक तो आपने ये बताया कि जो जहाँ पे रिव्यूज़ नहीं है या जो ऐसे अननोन ब्रांड्स हैं वहाँ से आप ख़रीदारी ना करें, लेकिन फेमस ब्रांड का तो सबको पता होता है कि वो ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो चीज़ दिखा रहे हैं वही डिलीवर होगी, लेकिन अक्सर चीज़ें हमें उस फेमस ब्रांड पे नहीं मिल रही होती। बहुत सारी ऐसी घरेलू चीज़ें होती हैं, तो उनको मंगवाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी आप शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का आपके ज़हन में आए और आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, जो कि मैंने आपको सारा अपनी डिस्कशन में बताया कि उसमें आपने प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, उसमें आपने ब्रांड का ध्यान रखना है, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप जहां से आप शॉपिंग कर रहे हैं, अगर उसकी बहुत कम प्राइस शो की जा रही है तो आप उसको एक दफ़ा फिर वेरीफाई करें उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके, क्या कोई ऐसा ऑफर वहां पर मौजूद है, कोई डिस्काउंट मौजूद है। सर, एक लास्ट सवाल, टाइम कम है, कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया उसके बाद हम क्या करें? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो है, इसके हवाले से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का कानून मौजूद है।
और इस कानून के तहत जो इस किस्म के जो कंप्लेंट्स होती हैं उनकी जो वो फाइलिंग की जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर है। अच्छा। अगर किसी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो वो फौरी तौर पर FIA साइबर क्राइम सर्कल जो मुतलका है उस इलाके के अंदर मौजूद है वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल करे और उसमें जो लॉ मौजूद है वो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास कम है। जैन अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑनलाइन स्कैम होता है तो इसको आप साइबर क्राइम FIA में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।